Hello everyone, welcome back to the lecture series from PN Institute. My name is Rutika. In this video lecture, we are discuss about DNA replication. Okay. As we all know that DNA is a genetic material, and if we consider the DNA as a genetic material, then it should be replicate itself. Okay. उसकी मेन एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट करना चाहिए. ओके. तो हमें ये पूरे आज के वीडियो लेक्चर में पूरा रेप्लिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है. ओके. आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें दी गई है जो पूरी डिटेल में नहीं है, पर हम पूरा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे ये चैप्टर को. ओके. जस्ट बिकॉज कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें ये पूरा डिटेल में पढ़ना होता है. चलो देखते हैं कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसमें क्या हो रहा है. जैसे डीएनए हम ले तो वो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, 5' to 3' 3' to 5'. जब हम उसके रेप्लिकेशन करते हैं उस टाइम पे डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे ये जो वाइंडिंग है डीएनए का वो अनवाइंड होता है और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फॉर्म होता है. कौन से डायरेक्शन में? ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन. ओके. ये 5' to 3' ही क्यों जा रहा है? जस्ट बिकॉज आपको याद होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में तो थर्ड एंड हम किसको बुलाते थे? थर्ड एंड पे क्या ओपन होता था? OH ग्रुप. याद करो, शुगर के स्ट्रक्चर में, है ना. और थर्ड एंड और फिफ्थ एंड पे क्या ओपन होता था? फॉस्फेट ग्रुप. हमें पता है कि OH ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इजीली किसी के भी साथ क्या कर देता है? बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है. ओके. तो जब भी हम न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनाते हैं तो वो ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन में ही जाता है. डन. ओके. अब ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है? डीएनए रेप्लिकेशन हम देखें तो ये कुछ सेल साइकिल में होता है. समझ लो कि ये पूरी सेल साइकिल है. सेल साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं. जैसे हम बोले G1 फेज, फिर S फेज, G2 फेज और M फेज. तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? इन S फेज में होता है. ओके. तभी तो ये S को हम क्या बुलाते हैं? सिंथेसिस फेज. क्या बुलाया जाता है इसको? सिंथेसिस फेज. ओके. सेकेंड कि यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर रहते हैं फ्रॉम मदर सेल्स, पर जो कंटेंट है वो कंटेंट बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज कि डीएनए की नई कॉपीज फॉर्म हो रही है ना. जैसे हम बोले कि कंटेंट 2C में से कितना हो रहा है? 4C हो रहा है. जैसे यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे क्रोमोसोम ड्रॉ कर रही हूँ. जैसे ये क्रोमोसोम है, एक पैर है ये, मतलब यहाँ पे 2 धागे दिख रहे हैं आपको, तो ये कंटेंट कितना होगा? 2C कंटेंट. जब ये अपने कौन से फेज में जाएगा? S फेज, सिंथेसिस फेज में. उस टाइम पे वो अपनी एग्जैक्ट सिमिलर कॉपीज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है. ठीक है. क्या बना रहा है यहाँ पे? एग्जैक्ट सिमिलर कॉपीज फॉर्म कर रहा है. मतलब कि अब कंटेंट देखो कितना होगा. क्या क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हुआ है? नहीं, क्रोमोसोम नंबर आर द सेम, बट यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है? इनका जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज हुआ है, मतलब कंटेंट इंक्रीज हुआ है. 2C में से कितना हो जाता है? 4C. ठीक है. आप ये स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके हो. चलो अब आगे बढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है. हम डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखें तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक पॉइंट से. वो पॉइंट को हम बुलाते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन. ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओके. देखो कि जैसे ये पूरा डीएनए है और ये डीएनए में समझ लो कि ये पॉइंट से पूरा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये वाले पॉइंट से. तो ये पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? एज ए ORI. जैसे यहाँ पे भी मेंशन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है. जहां से ये पूरी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो यूनिट को हम बुलाते हैं रेप्लिकॉन. क्या बुलाया जाता है इसको? रेप्लिकॉन. ओके. अब जब ये सेपरेशन करनी होगी तब फर्स्ट प्रोसीजर हम क्या करेंगे? सोचो कि डीएनए रेप्लिकेट करना है, हमें रेप्लिकेट करना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट प्रोसीजर तो क्या करनी पड़ेगी? डीएनए तो ऐसे बाइंड है ना, तो पहले अनबाइंड करना पड़ेगा. अनबाइंड करने के बाद बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उसको भी तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना. तो फर्स्ट हम प्रोसीजर करते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. फर्स्ट प्रोसीजर कौन सी होती है? अनवाइंडिंग ऑफ 2 स्ट्रेच. ओके. एंड बाय द ब्रेकिंग ऑफ H बॉन्ड द प्रेजेंट बिटवीन दिस 2 न्यूक्लियोटाइड. जैसे यहाँ पे समझ लो कि एडेनिन है यहाँ पे और सामने थाइमिन है. समझ लो कि यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थाइमिन है, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं.
उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दैट इज नेम इज हेलिकेज। ओके, क्या नाम है इसका? हेलिकेज। ये हेलिकेज करता क्या है? बीच में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। चलो, तो फर्स्ट भी प्रोसीजर रेडी हो गई। अब देखो कि जब हमने ये प्रोसीजर करी तब ये देख रहे हो कुछ ओपनिंग हुआ। ये ओपनिंग को हम बुलाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बुलाया जाता है इसको? रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो, द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट द पॉइंट फॉर्म अ वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। चलो, अब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि रेप्लिकेशन फॉर्क दिखता कैसा है हमें। ओके, चलो, जैसे मैं बोलूँ कि हम कुछ ड्रॉ कर लें यहाँ पे रेप्लिकेशन के बारे में। जैसे हमने अनवाइंड कर लिया है डीएनए को और हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन कर दिया है। अब न्यूली सिंथेसाइज डीएनए ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में फॉर्म होगा? 5' to 3'। मतलब समझ लो हम ये डायरेक्शन में नया डीएनए बना रहे हैं तो ये 5' to 3'। तो ये स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। ये स्ट्रैंड किस तरह से काम करेगी? एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी। तो इसका हम डैश ले तो ये 3' आएगा और ये 5'। और नीचे की जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट, ये भी क्या है बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड ही है। ये भी क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके हम डैश देखें तो ये 3' और ये 5'। डन इतना? ओके, चलो अब मूव करते हैं कि हमें पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए सबस्ट्रेट। कोई भी प्रोसीजर के लिए हम न्यूली सिंथेसाइज को कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमें फर्स्ट क्या चाहिए? सबस्ट्रेट चाहिए। तो ये सबस्ट्रेट हम कौन से लाते हैं? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं DATP, DGTP, DCTP और DTTP। चलो, ये DATP क्या है? डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। DATP क्या है? डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये? डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। देखो, इसके स्ट्रक्चर में हम देखें बेटा तो यहाँ पे शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सी रिबो शुगर, है ना। मतलब कि भी यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OH होने वाला है। सेकेंड नंबर पोजीशन, ये थर्ड नंबर पोजीशन है, ये फिफ्थ नंबर, ये फर्स्ट। ओके, एडिनोसाइन, साइन का मतलब हमें पता है कि शुगर के साथ क्या अटैच होता है? फर्स्ट नाइट्रोजन बेस। जैसे एडेनिन ले लूं मैं, क्योंकि हम DATP का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना। और फिफ्थ जो ग्रुप कार्बन है उसके साथ क्या अटैच है? 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। क्या अटैच है यहाँ पे? 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ओके, हम बात करें न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में अटैच होने वाले हैं। तो देखो, मैं ये 2 फॉस्फेट को हटा दूं यहाँ से। मैं क्या करूं? ये 2 फॉस्फेट को यहाँ से हटा दूं तो क्या बचेगा बेटा? देख, ये वाली स्ट्रक्चर बचेगी, ये वाली स्ट्रक्चर, और ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है? न्यूक्लियोटाइड की। तो बन गया ना हमारा जो कंपोनेंट जो हमें चाहिए था ना। और जो ये 2 फॉस्फेट है, जब ये रिलीज होंगे तब क्या देके जाएंगे? एनर्जी। क्या देके जाएंगे? ये एनर्जी देके जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए ही। ओके, तो ये सबस्ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। देखो, सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उस तरह से सब हो सकते हैं, डीऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सो ऑन सो दिस वन। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रही है उसमें से जब हम प्रोसीजर करते हैं उस टाइम पे क्या रिलीज कर रहे हैं? 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। तो बाकी जो बच गया हमारा स्ट्रक्चर वो न्यूक्लियोटाइड का, जो हम अटैच करेंगे इन रेप्लिकेशन, और ये जो फॉस्फेट हमने रिमूव करे वो एक्ट एज ए एनर्जी में हम यूटिलाइज कर लेते हैं। डन इतना? चलो अब बढ़ते हैं आगे रेप्लिकेशन प्रोसीजर में। रेप्लिकेशन ऑलवेज न्यूली जो सिंथेसाइज होगा डीएनए कौन से डायरेक्शन में होता है? फटाफट सोचो, अभी बताया था मैंने 5' to 3' डायरेक्शन में ही हो रहा है ना। कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंजाइम से। जैसे यहां पे हम ड्रॉ कर ले हेलिकेज एंजाइम। कौन सा है ये?
हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज का काम क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ H बॉन्ड। H बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहा है ये। डन। चलो अब बात करें कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर ले, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होगी, तो यहाँ पे एडेनिन है तो क्या है, थाइमिन है तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। ओके, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थी ना, और हमने ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए हैं। ओके, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन में अभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटे हैं। ओके, मतलब हेलिकेज का काम कंप्लीट हो गया। हेलिकेज अपना काम ये डायरेक्शन में चालू रखेगा और यहाँ पे भी आगे प्रोसीजर चलती रहेगी। ओके, नाउ अब ये जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुई है, ये स्ट्रैंड को होल्ड करने के लिए एक एंजाइम्स होता है। यहाँ पे मैं मेंशन करूं तो यहाँ पे होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है SSB प्रोटीन। क्या नाम है इसका? SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है इसका नाम? सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड हुए ना बेटा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म हुआ है उसको होल्ड करने में हेल्प करेगा। नाउ ओके, अब ये डीएनए क्या हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसकी कॉपीज बना रहे हैं। तो कोई भी कॉपी बनाने के लिए, या सोच लो कि एक हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो नीचे बेस चाहिए ना, तो सेम डीएनए के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा? बेस चाहिए। तो हम ये बेस बनाते हैं आरएनए का। किसका बेस बनाते हैं हम? आरएनए का बेस बनाते हैं। चलो, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 5' to 3' डायरेक्शन में, फर्स्ट हमने क्या बनाया बेटा? आरएनए बनाया, इतना छोटा सा। ओके, ये आरएनए का जो शॉर्ट स्ट्रेच है उसको हम बुलाते हैं प्राइमर। क्या बुलाया जाता है इसको? प्राइमर। और ये फॉर्म होता है बाय द एंजाइम्स इज नोन एज प्राइमेज। कौन सा एंजाइम से फॉर्म हो रहा है ये? प्राइमेज एंजाइम से। और क्या फॉर्म हो रहा है? शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज नोन एज प्राइमर। नाउ अब आ रहा है रोल के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज, ओके, हम ये जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे, किस में पढ़ रहे? ई कोलाई में पढ़ रहे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एक एंजाइम है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट का यूज करेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो सबस्ट्रेट है उसका यूज करके वो यहाँ पे अटैच करवाएगा न्यूक्लियोटाइड्स को। जैसे समझ लो कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये डायरेक्शन में 5' to 3' डायरेक्शन में ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को अटैच कर रहा है। देखो, ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइटोसिन। ग्वानिन है तो साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन। तो सो ऑन सो ये एड ऑन करता रहेगा ना। अब ये जो ऊपर की जो स्ट्रैंड थी उसमें ये कंटिन्यूअस लाइन जा रही है, तो ये जो स्ट्रेच फॉर्म हो रही है वो स्ट्रैंड हो गई कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ओके, ये लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म हो रही है। और नीचे हम देखेंगे, अब नीचे की स्ट्रैंड को देखो, ऊपर की स्ट्रैंड भूल जाओ। ये डायरेक्शन कौन सा है उनका? थर्ड। तो 5' to 3' कहाँ आएगा बेटा? नीचे ही आएगा ना। 5' to 3' कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ओके, अब एक बात सुनो, देखो सुन मेरी बात, कि ये हेलिकेज क्या इसके लिए यहाँ पे रुकेगा? रुकने वाला है वो? नहीं रुकेगा ना, वो तो कंटिन्यूअस आगे बढ़ ही रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा? आगे बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूअस अपना प्रोसेस कर रहा है, तो ये रुक नहीं रहा। तो जैसे यहाँ पे तो पूरा बेस मिला था ना कि भाई यहीं से बिल्डिंग बनानी है डीएनए की, पर नीचे की जो स्ट्रैंड है उसके लिए उसको क्या नहीं मिल रहा है? कोई एक बेस नहीं मिल रहा। तो वो क्या कर रहा है? छोटे छोटे बेस बनाता है। जैसे यहाँ पे एक बेस बना लिया इसने, फर्स्ट आरएनए का टुकड़ा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनाया, फिर यहाँ पे नीचे एक आरएनए का टुकड़ा बनाया, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम करेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में वो अपना डीएनए फॉर्म करेगा, ये वाले डायरेक्शन में। डन। ओके, अब ये प्रोसीजर खत्म होने के बाद हम बात करें कि
डीएनए पॉलीमरेज 1 and DNA polymerase 2। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है कि ये जो हमने आरएनए, हम तो डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं तो हमें आरएनए का टुकड़ा तो चाहिए नहीं, तो ये टुकड़ा कौन रिमूव करता है, ये टुकड़ा कौन रिमूव करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। डीएनए पॉलीमरेज रिमूव द प्राइमर। ओके, अब ये प्राइमर रिमूव हो गए, यहां से देख लो प्राइमर रिमूव हुई। अब प्राइमर रिमूव होने के बाद वापस डीएनए फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये डीएनए कौन फॉर्म करवाएगा वापस से, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये डायरेक्शन में, फिर यहां पे भी सेम यही डायरेक्शन में। ओके, अब देखो कि एक जगह छूट रही है, कौन सी छूट रही है, देखो ये वाली जगह छूट रही है ना, यहाँ पे बीच में हर जगह पे यहाँ पे जगह छूट रही है, तो ये जगह कौन फिल करके देता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज। क्या नाम है इसका, लाइगेज। ये लाइगेज एंजाइम करता क्या है, जो हमने आरएनए का टुकड़ा रिमूव किया है और जो हमने न्यूली सिंथेसाइज डीएनए फॉर्म किया है, यहाँ पे भी अब तो डीएनए ही फॉर्म हो चुका है आरएनए को रिमूव करने के बाद, तो ये दो जगह बच जाती है। जैसे यहाँ पे थाइमिन है तो क्या आता है, एडेनिन, यहाँ पे थाइमिन, तो ये जो एडेनिन और साइटोसिन के बीच में जो जगह फिल करने की बाकी रह गई वो कौन फिल करके देता है, लाइगेज करके देता है। डन इतना। ओके, नाउ यहां पे भी सेम लाइगेज ही फंक्शन करेगा हर एक जगह पे, मतलब कि ये स्ट्रैंड अब कैसी बन जाएगी, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म होने वाली है, और ये तो कंटिन्यू थी। ओके, ये पूरी प्रोसीजर कब तक चलेगी, जितना हमारा डीएनए लंबा होगा उतना। हम बात करें कि ये जो बैक्टीरियल सेल है उसमें तो सर्कुलर डीएनए होता है, तो सर्कुलर डीएनए में एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। नाउ हम देखें कि डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या होगा ना। डीएनए पॉलीमरेज 2 देखे हम तो ये रिपेयरिंग का काम करता है। क्या करता है ये, रिपेयरिंग का काम। रिपेयरिंग इन द सेंस कि वो देखेगा पहले कि भाई यहाँ पे एडेनिन है तो थाइमिन अटैच हुआ है कि नहीं, यहाँ पे एडेनिन है तो थाइमिन है कि नहीं, ग्वानिन है तो साइटोसिन है कि नहीं, तो वो सारे काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है। डन। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आपकी एनसीईआरटी के ऊपर। देखो इन द शॉर्ट में बता दूं कि हमारे पास भी एक डीएनए था, डीएनए के ऊपर एक जगह थी जहां से हमने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया, जिसको हम बुलाते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करने के बाद ये जो कुछ शेप हमें दिख रही है, वाई शेप स्ट्रक्चर, वो फॉर्म हो रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क में हम डैश ले बेटा, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। कौन से डायरेक्शन में बनेगा ये, 5' to 3' ही फॉर्म होने वाला है। नाउ अब सेकेंड, हमने सबस्ट्रेट भी तो पढ़ लिया। सबस्ट्रेट क्या चाहिए था हमें, डीएटीपी, डीसीटीपी, जीटीपी। यस, जब फॉस्फेट रिमूव करते हैं 2 फॉस्फेट एनर्जी मिलती है, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज आर वर्क। ओके, और फिर ये पूरा फॉर्म कर देता है डीएनए इन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बताती है। देखो एनसीईआरटी में हमने फर्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा कि भाई आरएनए प्राइमर फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंजाइम फॉर्म कर रहा है, प्राइमेज एंजाइम्स। Now, the presence of enzyme DNA dependent DNA polymerase. Now, ये नीट के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। देखो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ये जो DNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 जो हमने पढ़े अभी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, DNA के ऊपर डिपेंड करने वाले। जस्ट बिकॉज कि हम आगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं ना, तो ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या मेंशन करते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब अल्टीमेटली ये प्रोसीजर किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के ऊपर डिपेंड है ना, उसकी वजह से। द मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन विद द अनदर टू फॉर्म द प्राइमर स्ट्रैंड एंड फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होती है। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, नाउ नहीं यहीं पे देख लेते हम कि ये जो पूरी प्रोसीजर है उसमें देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये प्राइमेज, कुछ
आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बना रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये 5' to 3' डायरेक्शन। देखो ये शॉर्ट स्ट्रेच बन रहे हैं ना, छोटे छोटे, और यहाँ पे तो कंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा था। देखो यहाँ पे कोई भी हमें लेग नहीं दिख रहा, यहाँ पे लेग दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हेलिकेज, ये जो हेलिकेज है वो तो अपना काम आगे बढ़ा रहा है ना, तो उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ये तो पूरी चेन को ओपन करके ही रहेगा। ओके, पर अब देखो कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम कर रहा है कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर होने वाली है आगे। ओके, अब डीएनए हम स्ट्रेच में देखें तो 2 टाइप की स्ट्रैंड बनती है, एक कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होती है और दूसरी डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो रही है, जो स्मॉल स्ट्रेच, वो स्मॉल स्ट्रेच को हम बुलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बुलाया जाता है इसको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, और ऑलवेज वो तो 5' to 3' डायरेक्शन में ही फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे मेंशन है, देखो ऑलवेज 5' to 3' कंटिन्यूअस जा रहा है, तो ये बन गई हमारी लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे छोटे छोटे लेग आ रहे हैं ना बीच बीच में, क्योंकि एक ही जगह से बिल्डिंग नहीं बन रही, तो ये बन गया हमारा लेगिंग स्ट्रैंड। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर joined together to form a new strand of enzymes by the DNA ligase। ये जो छोटे छोटे हमने टुकड़े बनाए, तो टुकड़े में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जगह छूट रही है, तो वो कौन फिल करके देने वाला है? लाइगेज। ओके, कौन फॉर्म करके देने वाला है? लाइगेज एंजाइम। ओके, if the wrong base is introduced in a new DNA strand, the DNA polymerase can do the proofreading। क्या करता है ये? proofreading। मैंने बताया ना अभी कि DNA polymerase 2 का काम क्या था? रिपेयरिंग का। तो ये रिपेयरिंग मतलब कि भाई कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो चुकी, वो देखना चाहते हैं ये। ओके, और कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर वो चेंज कर देंगे। पर समझ लो कि DNA में म्यूटेशन हुआ है तो फिर ये काम नहीं करता है। ओके, अब एक और कैलकुलेशन दी है हमारी एनसीईआरटी में कि हमारे पास जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, उसकी रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है 18 मिनट्स में। उसका पूरा डीएनए कितना लंबा है? उसके पास हम डीएनए देखें तो लेंथ ऑफ डीएनए 3.36 mm है। न्यूक्लियोटाइड्स हम देखें तो 4.6 × 10⁶ जितने बेस पेयर थे उसके पास। तो इतने सारे बेस पेयर है, जब उसकी रेप्लिकेशन का टाइम कितना है? सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट है। तो कितने बेस पर हमें एड ऑन करने पड़ेंगे पर सेकेंड? कितने बेस एड ऑन करने पड़ेंगे? 2000 बेस पर सेकेंड। नाउ अब जो कैलकुलेशन करने बैठोगे तो यहाँ पे आंसर आता है बेटा 4000। कितना आता है? 4000 आता है। देखो कैसे कैलकुलेशन होती है इसकी, देख लेते हैं हम। जैसे 4.6 × 10⁶ अपॉन कितने मिनट है? 18 मिनट। पर हमें तो यहाँ पे पीछे क्या दिया है? पर सेकंड दिया है ना, तो इंटू 60 कर ले। पूरी आप कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो इसका आंसर आपको 4000 मिलेगा। कितना मिलता है? 4000। ओके, अब ये चीज मेंशन करो कि आपकी जब नीट की एग्जाम होगी, कौन सी एग्जाम? नीट की एग्जाम, तो आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है? 4000 कंसीडर करना है। पर आपके गुजरात बोर्ड के लिए आपको क्या कंसीडर करना है बेटा? 2000 बेस पर कंसीडर करना होगा। ओके, पर जो नीट में एक क्वेश्चन आ रहा है तो कितना लेना है? 4000 ही लेना है। नाउ चलो अब लास्ट देख लेते हैं कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? एस फेज में। अभी मैंने बताया था वो। ओके, नाउ समझ लो कि सेल के अंदर में रेप्लिकेशन होगा, बहुत न्यूक्लियस डिवाइड होगा, पर साइटोप्लाज्मा के डिवीजन नहीं हो रही है। तो एक सेल के अंदर क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। ये जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है मतलब क्रोमोसोम्स नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन अ पोलीप्लॉइडी। क्या बुलाया जाता है इसको? पोलीप्लॉइडी। ये पोलीप्लॉइडी मतलब जैसे नॉर्मल सेल के पास कितने होने चाहिए?
2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होनी चाहिए ना, तो अब डिवीजन नहीं हो रहा है तो 2n तो फॉर्म हो चुका है, तो टोटल मिला के उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये दिक्कत करता है और इससे बहुत सारे डिजीज भी हम कंसीडर कर सकते हैं। चलो अब लास्ट हम देखिए कि ये जो छोटा सा टॉपिक हमें दिया है कि 2 न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो जाती है जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, तब न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, अनजिपिंग ऑफ डीएनए होता है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स हमें चाहिए होते हैं, ओके, और रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पूरा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। डन। ओके, एक बार ऐसा है तो हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में ले सकते हैं। सबको समझ आ रहा है कि किस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही थी। ओके, नाउ थोड़ा बहुत लास्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से हो रहा है। देखो कि डीएनए अनवाइंड हुआ, डीएनए अनवाइंड होने के बाद ये क्या बना बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म हुआ। रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होने के बाद एक जो स्ट्रैंड है वो कैसी जा रही है, कंटिन्यूअस जा रही है, और दूसरी कैसी आ रही है, लेग लेग होके आ रही है, जस्ट बिकॉज इसका जो प्रॉपर डायरेक्शन 5' to 3' नीचे की ओर होता है और वो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो उस तरह से ये जाते हैं। सबस्ट्रेट हम देखें तो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट था और उसमें से हमें क्या फॉर्म मिल रहा था, एनर्जी मिल रही थी। ओके, चलो तो एंड दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन। नाउ इसके बाद हम आगे रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे।